हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस पे, जहां पे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वन शॉट में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। आज हम आए हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के साथ। ये चैप्टर वाकई में बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। शॉर्ट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लगभग वही 1.5 से 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है, वन शॉट में क्लियर करेंगे, एकदम झक्कास से पढ़ेंगे, मजे से। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, देखो जैसे कि चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है, केमिकल रिएक्शंस और उसकी इक्वेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? ये केमिकल रिएक्शंस क्या है हम लोग ये जानेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चेकलिस्ट ही समझते हैं। चेकलिस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चेकलिस्ट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये जानेंगे। ठीक है, ये सब कुछ जानने वाले हम लोग। इंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये जानने वाले हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जानने वाले हैं, जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन जानेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जानेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन जानेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस जानेंगे और फोटोलिसिस जानेंगे। ठीक है, मतलब इसके टाइप होते हैं बेसिकली कि किस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है, ये मान सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों जानेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन जानेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी के साथ। इसके साथ हम अपना चैप्टर खत्म करेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर देना, पता ही है सबको, क्योंकि एज अ भाई दक्षिणा या गुरु दक्षिणा जो भी बोल लो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन विद अवर इंट्रोडक्शन। सो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट आर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नाम तो सुना होगा, पढ़ के भी आए होगे छोटी क्लासेस से, बट मैं बता देता हूं। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज होता क्या है? देखो, 2 तरीके के चेंजमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बॉडी, मैं बताना चाहता हूं एक एग्जांपल के साथ कि अगर मैं यहाँ पे वाटर को बॉईल करता हूँ, ये वाटर है और मैं यहाँ पे इसको बॉईल कर रहा हूँ। अगर मैं इस वाटर को बॉईल करता हूँ तो मैंने इस वाटर में चेंजमेंट लाया, हाँ लाया। इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जिसकी वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इनके पार्टिकल्स की वो बढ़ी, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स दूर हुए, सेपरेट होने लगे। सेपरेट होने की वजह से इसमें क्या आया, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ये इसके पार्टिकल जो हैं सेपरेट होने लगे और इनके पार्टिकल की सेपरेशंस की वजह से इनके पार्टिकल जब दूर दूर हो गए तो ये लिक्विड से क्या बन गया, ये लिक्विड से गैस बन गया। बात समझ गए होगे कि मतलब कैसे ये वाटर में मैंने क्या किया, जब मैंने इसका टेम्परेचर राइज किया तो ये क्या हुआ, इस वाटर में जब मैंने इसका टेम्परेचर राइज किया तो इसमें क्या हुआ, ये लिक्विड से गैस में बन गया। तो जिसमें जो अगर किसी भी बॉडी में उसका शेप, साइज या फिर उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी वगैरह ये सब चीजें चेंज होती हैं, उसको हम लोग बोलते थे बेसिकली फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई न्यू प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है। क्या कोई न्यू प्रॉपर्टी मिली? यहाँ पे वाटर का वाटर ही रहा, बट उसका अलग फॉर्म में, अलग स्टेट में, लिक्विड स्टेट में था, ये गैस स्टेट में। जैसे मैंने क्या, अगर मैंने इसका टेम्परेचर कम किया तो फ्रीजर में रख दिया, वाटर को फ्रीजर में रख दिया, टेम्परेचर कम किया तो फ्रीजर में क्या हुआ, ये आइस बन के निकल आई। अब ये आइस बन चुकी है तो ये क्या हुआ, ये वाटर का वाटर ही रहा। ये वाटर से हमें गोल्ड, वाटर से हमें दही वगैरह नहीं मिला ना, तो ये वाटर का वाटर ही रहा। बट इसमें क्या हुआ, इसमें एक ऐसा चेंजमेंट आया जो कि इसके फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया, जिसने इसके फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया। और अगर फिजिकल स्टेट, फिजिकल साइज वगैरह ये सारी चेंजमेंट आते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं फिजिकल चेंज। अंडरस्टैंड? फिर केमिकल चेंज क्या होता है? देखो, ये सिलेबस का पार्ट नहीं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज बेसिक सी चीजें हैं, जान लो। इसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करेंगे डिटेल में। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका महत्व है। ठीक है, इसकी हम लोग को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज अब क्या है, अब केमिकल चेंज को जानते हैं। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहां पे हमें बिल्कुल सब्सटेंस की, अगर वो चेंज हो रहा है, उसमें चेंजमेंट आ रहा है तो बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी मिल रही है। अगर उसमें कुछ भी चेंजमेंट आ रहा है तो हमें उससे बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने जो वाटर है, इसी वाटर को, अभी मैंने इस वाटर को क्या किया था, इस वाटर को अभी मैंने टेम्परेचर दिया था, बट इसी वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अगर देते हैं, अगर इसी वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लिख लो यहाँ पे, अगर इसको हम लोग करंट देते हैं तो करंट की वजह से क्या होता है, इसका जो H2O है, ये इसके H2 और O2 में
जो H2O है पूरे H2 और O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ से क्या नई चीज़ हमें मिली, जब मैंने इसके फिजिकल, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसके फिजिकल स्टेट में चेंज आया, यहाँ पे इसके फिजिकल स्टेट में चेंज आया, इसकी प्रॉपर्टी वही रही, बट यहाँ पे क्या H2O में जब मैंने H2O को करंट दिया तो उससे क्या हुआ, H2 और O2 अलग अलग हो गया, जिसकी वजह से क्या है, H2 बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है इसकी, O2 बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, H2O बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है। H2 एक ऐसी चीज है जिसको देखो, अब यहीं पे केमिकल रिएक्शन भी समझ लेते हैं, आगे भी समझेंगे बट यहीं पे समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, जब H2 और O2 मिला था तब क्या मिली थी, H2O बनी थी, और इसी H2O को हमने करंट देके इसका इलेक्ट्रोलिसिस, इसका मतलब है इलेक्ट्रोलिसिस जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ये वाला एग्जांपल देखेंगे, वैसे अभी भी देख लेते हैं। जब हमने H2O करंट दिया तो H2 और O2 में टूट गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी बिल्कुल प्रॉपर्टी अलग है, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, और जो हमें प्रोडक्ट, जो हमारे पास एक मतलब बेस था जिसका हमने क्या किया, जिसको हमने करंट दिया, मतलब H2O की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, मतलब जहां पे हमें बिल्कुल न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके केमिकली चेंजमेंट आया, इसके केमिकल्स में चेंजमेंट आ गया, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो गई ना, तो इसका केमिकल चेंज हो गया यहाँ से। तो ये था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करते हैं हम किससे, अब स्टार्ट हम लोग करते हैं केमिकल रिएक्शन से और केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, केमिकल रिएक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज, लिखो, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज, ठीक है, in which a chemical reaction involve a chemical change in which substance react two or more than two लिखना चाहिए था, 2 or more than two substance react and form new substance with entirely new properties, यहाँ पे वन और मोर देन, देखो ये 2 और मोर देन 2 लिखा था, यहाँ पे 1 और मोर देन 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 और मोर देन 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रिएक्शन, कुछ समझ में आया, नहीं आया होगा, पढ़ाया ही नहीं आएगा ना। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज इन विच 1 और मोर देन 1 सब्सटेंस, क्या बोला, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करती है केमिकल चेंज को, जहाँ केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब केमिकल रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि अगर कुछ भी हमें प्रोडक्ट में है, अरे कुछ भी अगर रिएक्टेंट साइड में है, यानी किसी भी चीज़ को हम लोग अलग, मतलब H2O को हमने एग्जाम्पल लिया था, H2O को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो H2 और O2 अगर एक सब्सटेंस को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ, अगर उसकी नई प्रॉपर्टीज के साथ अलग अलग हमें सब्सटेंस मिल रहा है या एक अलग सब्सटेंस मिल रहा है न्यू प्रॉपर्टी के साथ, जैसे हमने क्या किया, मिल्क में क्या होता है, मिल्क से दही बन जाना, ये किया ना, तो मिल्क से दही बन जाना, ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है ना। तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं हुई है। तो यही देखो, यहाँ देखो, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज इन विच 1 और मोर देन 1 सब्सटेंस रिएक्ट, क्या है, केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज इन्वॉल्व करती है, जहाँ पे क्या होता है, 1 और मोर देन 1, या तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं
और क्या फॉर्म करते हैं, और फॉर्म करते हैं, सॉरी रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, वन या वन से ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करें उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट। और फॉर्म क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। बट ये जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट आएगा, इसकी प्रोडक्ट की खासियत क्या होगी कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है यहाँ पे कुछ और है, प्रोडक्ट में कुछ और ही अलग प्रॉपर्टी होगी। मतलब यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते हैं एग्जांपल के साथ कि जब H2 और O2 रिएक्ट करता है आपस में, जब H2 और O2 आपस में रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है H2O। H2 की प्रॉपर्टी क्या है, H2 की प्रॉपर्टी की बहुत ही जल्दी वो जल जाता है, बहुत ही जल्दी, मतलब कंबस्टिबल होता है, बहुत ही जल्दी हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है H2 कि मतलब उसमें जैसे ही आग लगाओगे तुरंत ही पकड़ लेगा H2, और पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट ऐसा करता है, ठीक है। तो H2 बहुत ही अच्छे से जलता है, और O2 के बिना कोई चीज़ जल नहीं सकती है, क्योंकि कंबजन क्या होता है जानते होगे। कंबजन एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे प्रॉपर्टी बताई जाती है ऑक्सीजन की कि ऑक्सीजन के बिना कुछ जल नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर तुम यहाँ पे कैंडल जलाते हो, अगर घर पे कैंडल जलाते हो तो कैंडल के ऊपर अगर तुम कुछ ढक देते जाके हो, ऐसे ऊपर से जाके कुछ ढक देते हो, तो कैंडल थोड़ी देर बाद तुरंत ही बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, उसका कारण ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो ये जल नहीं पाएगी, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन आग नहीं लगती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाना, तो ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को कंबसन बोलते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन का काम तो वही होता है। तो एक ऐसी चीज जो बहुत अच्छे से जल जाती है, और एक ऐसी चीज जो बहुत अच्छे से जलाती, जिसके बिना कोई चीज जल नहीं सकती है, मतलब ये दोनों क्या है, सपोर्टिव ऑफ आग हुए, आग के फायर के सपोर्ट में है, फायर के सपोर्ट में है। और ये H2O क्या करता है, आग को बुझा देता है, ये फायर के अगेंस्ट में है, ठीक है। ये फायर के सपोर्ट में, ये फायर के अगेंस्ट में है। देखो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी, ये तो फायर के सपोर्ट में था, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। ये क्या कर रहा है, ये तो फायर के अगेंस्ट में है। समझ लो, मतलब ये दो अलग अलग चीजें से एक ऐसा रिएक्टेंट, ये एक ऐसे रिएक्टेंट से कुछ ऐसे रिएक्टेंट से बिल्कुल कुछ अलग प्रोडक्ट मिल जाना, उसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज इन्वॉल्व करता है केमिकल रिएक्शंस को इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज, विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये बोल सकते हैं। तो ये क्या था, ये बेसिकली था केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे एग्जांपल लिख लेना ऐसे ही, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं रिएक्टेंट, इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शन होगी तो कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमें क्या क्या उसमें दिखेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिख लेते हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स डालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक बताती है कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके स्टेट में तो चेंजमेंट आएगा, जो फिजिकल चेंज में भी आता है, दिक्कत वाली बात नहीं। उसके क्या होगा, उसके स्टेट में तो चेंज आएगा, चेंज इन स्टेट, पहली चीज चेंज इन स्टेट। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज वो बोल रहा है कि चेंज इन कलर आएगा, चेंज इन कलर भी आ सकता है, ऐसा नहीं 100% आएगा, बट चेंज इन कलर भी आ सकता है, चेंज इन कलर आ सकता है। अच्छा, फिर तीसरी चीज क्या बोलता है, तीसरी चीज बोलता है कि उसका एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, या रिलीजिंग ऑफ गैस बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑफ गैस, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पीपीटी फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट बन सकता है, इसको पीपीटी क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। और क्या हो सकता है, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में चेंजमेंट आ सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। अब सबको जानते ही ये बोल क्या रहा है, समझ में तो नहीं आया होगा, आ भी गया होगा किसी को, तो समझ लगे। देखो केमिकल रिएक्शन जब हो रही है,
जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि केमिकल रिएक्शन जब होगी तब क्या क्या होगा, चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। पहली बात, उसके स्टेट में चेंज आ सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, उसके कलर में चेंज आ सकता है। देखो और एग्जांपल लेते हो, और एग्जांपल लो, Mg प्लस O ये बनाता है MgO, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हीट में चेंजमेंट आता है, यहाँ पे हीट में बेसिकली चेंजमेंट आता है। यहाँ पे क्या है, H2 ने O2 के साथ, देखो ये गैस थी, यहाँ पे ये गैस थी, ये भी गैस थी, गैस गैस मिलके यहाँ पे लिक्विड बना दिया, ठीक है। और ऐसे ही चेंज इन स्टेट देखो आ गया, चेंज इन कलर भी आता है। अब आगे वो पढ़ोगे PbNO3 वाली रिएक्शन, FeSO4 वाली रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन आगे पढ़ने वाले हो, उसमें देखो कैसे पेल ग्रीन से वाइट कलर हो रहा है, कैसे वाइट से ब्राउन हो रहा है, कैसे येलो से येलो प्रेसिपिटेट बन जा रहा है, तो ये सब देखने वाले हो। तो चेंज इन कलर भी होगा, अभी देखना आगे जब पढ़ेंगे हम लोग ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनमें सब में देखेंगे, ठीक है। फिर रिलीजिंग ऑफ गैस का रिलीजिंग हो सकता है, वो भी आगे एग्जांपल देखो, उसकी भी टेंशन नहीं है। पीपीटी फॉर्मेशन बताया अभी, येलो प्रेसिपिटेट बन जाना कहीं ना कहीं, तो अभी जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखोगे तब देखोगे प्रेसिपिटेट कि प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आना, ये एग्जाम्पल है, इसमें चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है, वरना ये एग्जाम्पल नहीं सही लग रहा है तो एक और एग्जाम्पल लो, अच्छा सा एग्जाम्पल, कि ये जो चूना जानते हो CaO, ये जो क्विक लाइम होती है, इसको बोलते हैं, जो चूना होता है, जब उसको हम लोग H2O में डालते हैं तो क्या हीट तो बहुत सारी रिलीज होती है, उसके साथ CaOH का होल्टोइज बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। ये सब कुछ पढ़ने वाले हो। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लस हीट निकलती है, टेम्परेचर में राइज होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जहाँ पे हीट निकल रही है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, इनको भी पढ़ोगे, ठीक है। ये सब कुछ हम कनेक्ट करवाते चल रहे हैं, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने केमिकल रिएक्शन बताया, बेसिक सी। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, रिलीजिंग ऑफ गैस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, पीपीटी फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेट हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है उसका, ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ा। अब इसके बाद केमिकल इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। इसी में जान लेते हैं, देखो क्या है केमिकल, हाँ इतने ही में आ जाएगा पूरा, केमिकल इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, बेसिकली अगर तुमसे किसी ने क्या कहा है, तुमसे किसी ने इंग्लिश में बोल दिया व्हेन H2 और O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म H2O, व्हेन H2 और O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म H2O, तुमसे किसी ने इंग्लिश में बोल दिया। अब जो ये इंग्लिश है इसको रिप्रेजेंट तुम कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अगर तुम केमिकल्स के रिएक्शंस को, एक केमिकल रिएक्शंस को सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, अगर सिंबलिक फॉर्म में तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको बोलना हम लोग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिख लो फिर, अ केमिकल reaction is a symbolic representation of chemical reaction. A chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction. Understand? कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। बस इतनी छोटी सी बात थी कि जिस फॉर्म में हम लोग केमिकल रिएक्शंस को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं वाइज देयर सिंबल्स, उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इनके सिंबल्स के H2 इसका सिंबल, O2 इसका सिंबल, और कुछ अलग अलग सिंबल थोड़े और देख लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि इसको, अगर ये इसका साइन है तो इसका क्या है, हीट चेंज का साइन है ये। अगर कोई एरो के ऊपर ऐसे हो रहा है तो इसमें क्या हम लोग हीट दे रहे हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये हो रहा है, ये क्या है, अगर मान लो यहाँ पे लिखा है H2 में ऐसे करके है, इसके H2 के इधर पे ऐसे करके कुछ है, तो इसका मतलब क्या है, वैसे प्रोडक्ट की तरफ होगा, तो इसका मतलब क्या है कि H2 जो है इसका क्या हो गया, रिलीजिंग ऑफ गैस हो गया, ठीक है। तो रिलीजिंग ऑफ गैस,
रिलीजिंग ऑफ गैस का साइन है, रिलीजिंग, ठीक है। इसका मतलब है पीपीटी फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो ये कुछ साइन है बस, और कुछ नहीं। इसी सिंबलिक फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। और देखो एक थोड़ी चीज़ और जान लेते हैं, क्या कि यस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड्स को, और एल से रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विड को, और जी से रिप्रेजेंट करते हैं गैस को, ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एक्वस को, ठीक है। बस इतनी चीज़ें। और ये फॉर्म है, स्टेट है, ठीक है, और ये कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है। बस इतनी चीज। अब इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे जंप करने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। और बैलेंसिंग बताते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग में सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो। अ केमिकल इक्वेशन in which number of atom of each element are same in both side। क्या बोल दिया इसने? अब ये इसने बोला है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है। अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम इन बोथ साइड। मतलब बोथ साइड, दोनों तरफ, रिएक्टेंट्स की तरफ भी, प्रोडक्ट्स की तरफ भी, जो नंबर ऑफ एटम है हर एलिमेंट के, वो बराबर होने चाहिए। अच्छा, अभी हमने रिएक्शन एक लिखी थी, हमने एक रिएक्शन का एग्जांपल दिया था, किसका हमने एग्जांपल दिया था? किसका? H2O का। हमने H2O का एग्जांपल दिया था, तो हमने क्या बताया था? जब H2 और O2 मिलता है तो वो बना देता है H2O, ये हमने आपको बताया था। फिर अच्छा, H2 और O2 मिला और H2O बना दिया, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है दिक्कत। बट H2, यहाँ पे H2 के कितने हैं? हाइड्रोजन 2 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन भी 2 हैं। अच्छा, इसकी तरफ देखा जाए तो हाइड्रोजन हमें मिलेंगे 2, बट ऑक्सीजन हमें मिलेंगे कितने? ऑक्सीजन हमें मिलेगा 1। और हमें दोनों तरफ बिल्कुल बराबर नंबर ऑफ एटम चाहिए होते हैं। तो अगर हमें 2 यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, अब पहली बात एक चीज़ जान लो, अगर हम लोग यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ H के साथ हुआ। बट अगर यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी हुआ, 2H के साथ भी हुआ, मतलब 4H यहाँ पे होगा, और O के साथ भी हुआ, जहाँ पे O2 बन गया। ठीक है, तो ये जान लो, ठीक है, समझ गए। अगर यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हम 2 नीचे नहीं लिख सकते हैं, ये रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, रूल्स क्या बोलते हैं? रूल्स ये बोलते हैं कि 2 यहाँ पे लिखो, और 2 का मल्टीप्लाई अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ किया तो ऑक्सीजन तो हमें अब 2 मिल गई, बट यहाँ पे जैसे हमने 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया वैसे यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ पे बन गया 4। अब यहाँ पे जब 4 बन गया तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन अब 4 चाहिए होंगे, तो यहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 4 बन जाएगा। अब देखो, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट्स की तरफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है एलिमेंट 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है एलिमेंट 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 है, ऑक्सीजन है 2 है। दोनों तरफ LHS की तरफ भी, RHS की तरफ भी, दोनों तरफ क्या होने चाहिए? बोथ साइड पे इक्वल होने चाहिए हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना। अब ये बैलेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? हम क्यों नहीं लिख सकते H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2O? अच्छा, क्लास 9th के लॉज याद है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल एंड फिजिकल चेंज। केमिकल और फिजिकल चेंज में कभी भी मास ना ही बनता है ना ही घटता है। ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे मास ना ही बन सकता है। मास यानी वजन, बेसिकली मास तो जानते होगे, इतना तो पढ़ाई होगा यार। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल और फिजिकल चेंज। मास ना ही कभी बन सकता है ना ही कभी घट सकता है एक फिजिकल और केमिकल चेंज में। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है तो यहाँ पे ना ही मास बनेगा ना ही घटेगा। अब यहाँ पे अगर
पहले वाई बैलेंसिंग हटाओ। यहाँ पे देखो एक चीज़, अगर यहाँ पे 2H2 है तो यहाँ पे 2H2, अगर यहाँ पे मान लो ये पहले वाली इक्वेशन थी H2 थी, यहाँ पे O2 था और ये बना रहा था H2। अगर यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे H2 ने कितना, H2 के पास कितना मास होगा 1 × 2 यानी 2 मास होगा। 16 × 2 32 मास होगा। अच्छा ये मास निकालना जानते हो? नहीं निकालना जानते तो हाँ एक बात बताना भूल गया था मैं, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री नाम की वो आदर्श गुप्ता, आदर्श भैया मेरे, उन्होंने पढ़ाई है क्या, उन्होंने पढ़ाई वीडियो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 बिफोर क्लास 11 ऐसे कुछ करके नाम पे थंबनेल बनी हुई है। तो मतलब केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले उसे जरूर पढ़ना ही है तुम लोगों को, कि वरना केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें क्या फार्मूला मेकिंग सिखाई गई कि H2O है, बेसिकली H2O बनता कैसे है, फार्मूला कैसे इसका तैयार होता है, NaCl बन गया कैसे बन गया, FeSO4 कैसे बन गया, ठीक है, Fe2O3 कैसे बन गया, PbNO3 का होल टू H कैसे बन गया, वगैरह वगैरह। ये जो फॉर्मूले आगे तुम देखोगे घबराओगे जिनसे, वो घबराना नहीं है, इसी वजह से वो 20 मिनट की है, उसमें बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पूरा कवर है। क्या उसमें फार्मूला मेकिंग सिखाई गई है, उसमें बैलेंसिंग सिखाई गई है, उसमें ये मास कैसे निकलता है ये भी सिखाया गया है, सब कुछ सिखाया गया है। तो वो जाके जरूर देखो जाके, ठीक है, जल्दी जाके। तो H2, यहाँ पे H2 है, H2 के पास यहाँ पे 2 मास हो गया, यहाँ पे O2 के पास कितना, 1 के पास 16 होता है, 2 के पास 32 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना H2 के पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे H2 के पास 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना है 16 है, यहाँ पे मास आया 34, यहाँ पे मास आया 18। क्या ये दोनों मास बराबर हैं? अब जब मास बराबर नहीं है, अगर दोनों तरफ मास बराबर नहीं है तो ये क्या, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को निगलेक्ट कर रहा है, ये भूल रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है, ये निगलेक्ट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको निगलेक्ट कैसे कर सकता है कोई? अगर निगलेक्ट नहीं कर सकता है तो यहाँ पे दोनों तरफ मास इक्वल करना पड़ेगा, मास इक्वल करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ बराबर होने ही चाहिए, इस तरफ भी LHS की तरफ भी RHS के तरफ भी, दोनों तरफ बराबर होने ही चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 4, अब देखो हमने जब बराबर कर दिए तो इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 हो गए, तो यहाँ पे कितना मास आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के 4 हो गए तो हाइड्रोजन से हमें 4 मास मिल गया। 4 AMU बेसिकली होता है, AMU क्या होता है, यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट, या U से आप यूनिफाइड मास से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो बात अलग की, उसको नहीं जानते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे जब हमने 2 कर दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। यहाँ पे टोटल मास कितना मिला हमें 36 मिल गया। ये LHS की तरफ हमें 36 मिल गया, RHS की तरफ देखते हैं 4 × 1 यानी 4 मास मिल गया। यहाँ पे कितना मिला 2 है तो 36 हाँ 32 मिल गया, 32 मिल गया। और यहाँ पे 4 पहले से 4 ये वाला, 32 ये वाला, यहाँ पे भी 36 मिल गया। दोनों तरफ हमें 36 AMU मास मिल गया इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, जिसको हमने बैलेंस कर दिया था। बट इसको हमने बैलेंस नहीं किया था, इसी वजह से इसका जो मास है दोनों बोथ साइड पे इक्वल नहीं आ रहा था। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को निगलेक्ट कर रहा था, भूल रहा था, इग्नोर कर रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छे शिद्दत के साथ में एक्सपेरिमेंट्स कर करके ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ दिया गया, एक पूरा लॉ दिया गया कि मास जो है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही कभी बनेगा ना ही कभी घटेगा एक केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस पे, ठीक है। तो इसी वजह से तो वाई बैलेंसिंग का जवाब क्या है, वाई बैलेंसिंग का जवाब क्या है, वाई बैलेंसिंग का जवाब है, सिंह का जवाब क्या है, वाई बैलेंसिंग का जवाब और कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसका जवाब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका जवाब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जांपल मैंने दे दिया है, इसी एग्जांपल के साथ ये क्या है, ये वाला रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, और इसी का ऊपर ये वाला क्या है, ये राइट है। क्यों राइट है क्यों रॉन्ग है ये पता चल गया। ऐसे करके नोट कर लेना, थोड़े अच्छे से नोट कर लेना अपने नोट्स के हिसाब से। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को
नहीं सुन रहा था, इग्नोर कर रहा था, ठीक है। तो इसका कारण ये है, पूरा जान गए होगा। तो वाई बैलेंसिंग का भी जवाब मिल गया। अब देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लाते हैं बोर्ड पे, वो उनको सॉल्व कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं कि कैसे बैलेंसिंग होती है, आगे कैसे हम लोग करेंगे। तो बैलेंसिंग थोड़ी कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन की अलग वीडियो लाएंगे, जिसमें क्या होगा, हम पूरे बोर्ड लेवल तक की हर एक क्वेश्चन, जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस PYQs वगैरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन, NCERT बेस्ड क्वेश्चन, वो सभी लेके आएंगे, उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उसका अलग रखते हैं यहाँ पे, पहले अभी लेके आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ये थोड़े एग्जांपल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग में क्या देखना है, देखो कुछ बेस भी होती हैं, वैसे करते करते ऑटोमेटिक आने लगती हैं, कि सबसे पहले अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले मेटल का कर दो, फिर नॉन मेटल का करो, जिससे थोड़ा ईजी पढ़ने लगता है। हाँ मैं मान सकता हूँ, स्टार्टिंग में कर रहे हो तो करते रहो, वरना ऑटोमेटिक आ जाता है। इतनी कैलकुलेशन अगर मैथ भी थोड़ी फास्ट होगी तो आने लगेगा, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को देख लेते हैं। सॉरी, ऑक्सीजन को पहले देख लेते हैं, फिर हाइड्रोजन को देख लेते हैं। ये कुछ मतलब एक डिफाइन कर दिया कि इस तरीके से करो, थोड़ा इजी पड़ेगा, और कुछ नहीं। मतलब इस तरीके से हम कैजुअली करने वाले हैं, अपने आप ही आने लगता है। तो Fe, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो Fe आयरन जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर हम यहाँ पे 3 यहाँ पे इनको 3 कर दें, कोई दिक्कत, यहाँ पे अगर हम 3 कर दें तो कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। तो यहाँ पे Fe3 की जगह हमने यहाँ पे 3Fe कर दिया, कुछ दिक्कत? मतलब यहाँ पे आयरन ने 3 दे दी ऑटोमेटिक। O4, अब यहाँ पे O4 है, यहाँ पे O है, तो यहाँ पे हम अगर 4 इसको दे दें कोई दिक्कत? बट यहाँ पे हमने 4 दिया, ये तो हैप्पी हो गया, इसने कहा कि मेरे पास O4 हो गए। बट इसने क्या कहा, इसने कहा मैं डगमगा गया। मैं क्या डगमगा गया, मैंने जैसे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 में, तो ये 8 H8 हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गए। तो इसने कहा अब यहाँ पे हम 8 हैं, यहाँ पे हम 2 हैं, तो यहाँ पे 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो जिससे ये क्या होगा, ये भी 8 होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी 8, Fe3 हाइड्रोजन 8 और O भी, ऑक्सीजन भी 4, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4। बैलेंस हो गए कि अब देखो एक चीज मैं बताऊं कि अगर तुमने क्या किया था, रिएक्शन लिखी Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, तो ये रिएक्शन गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि अगर एक Fe ने क्या पॉसिबल नहीं है कि अगर Fe ने H2O के साथ Fe ने H2O के साथ रिएक्शन की तो वो हमें Fe3O4 प्लस H2 देगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल है कि 3F3 जब 3Fe रिएक्शन करेंगे 4H2O के साथ, तब वो हमें देंगे Fe3O4 प्लस 4H2। ये पॉसिबल है, समझ रहे हो, ये पॉसिबल है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ गए होंगे। फिर उसके बाद H2 ने Cl2 के साथ किया और ये HCl बन गया। H2 यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, Cl2 2 है, यहाँ पे सब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 H भी हो गए, 2 Cl भी हो गए, दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। BaCl2 जो ये बेरियम क्लोराइड है, जो इसने BaCl2 भी बोलो, नेमिंग भी उसमें सिखाई गई है, किसमें, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में सीख लेना जाके। BaCl2 ने रिएक्शन जब की Na2SO4 के साथ, तो वो बना रहा है BaSO4 NaCl। अब यहाँ पे देखो SO4 बराबर, कोई दिक्कत नहीं, Na2 Na यहाँ पे एक ही है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, जिससे क्या होगा, ये स्टेबल हो गए, 2 Na मिल गए, यहाँ पे ये 2 Cl हो गए। ये क्या स्टेबल है देख लेते हैं, ये भी स्टेबल हो गए कि यहाँ पे Cl2 ही हमें चाहिए थे और Cl2 ही मिल गए। मतलब यहाँ पे 2 लगाने से ये पूरी केमिकल इक्वेशन थी वो पूरी बैलेंस हो गई। अब BaCl2, अब जब BaCl2 ने रिएक्शन की किसके साथ, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसने क्या दिया 3 नहीं, यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग पहले ही कर दी, कोई बात नहीं। BaSO4 प्लस AlCl3। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, SO4 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे SO4 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये SO4 S भी 3 हो गए, O12 हो गए, यहाँ पे O12 है, S3 ऐसे देख सकते हो, वरना SO4 साथ में देखें तो SO4 कितने हो गए, 3 हो गए। Ba कितने हो गए, अब यहाँ पे Ba डगमगा गए, Ba ने कहा कि हम 3 हो गए हैं, तो हमने कहा 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आगे, जिससे ये क्या हो गया, 3Ba तो हो गए, बट यहाँ पे Cl कितने हो गए, यहाँ पे Cl हो गए 6। तो हमने कहा कि तुम कुछ ना करो, यहाँ पे 2 का और मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तुमने कहा कि ये तो 6 हो गए,
ये 6 हो गए, बट यहाँ पे Al है, ये जो एल्यूमिनियम है वो 2 हो गए, यहाँ पे 2 है, हाँ है, तो मतलब ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ये हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और देख लिया। इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में आए हुए हैं वगैरह वगैरह एनसीईआरटी बेस्ड, वो हम सब देखेंगे, टेंशन मत करो। जो अगला सेशन आएगा जिसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन का रखेंगे, ठीक है, तो उसकी भी टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद हम लोग एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक पे जाते हैं और अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो ये रिएक्शंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। हीट चेंज के बेसिस पे 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है जहां पे हीट रिलीज हो रही है। देखो एक्सो, ये वर्ड एक्सो, इससे तुम लोग समझ सकते हो एग्जिट, इससे समझ सकते हो एग्जिट, मतलब एग्जिट यानी बाहर जाना है। एक्सोथर्मिक, थर्मिक मतलब जानते हो हीट, ठीक है, तो हीट का रिलीज हो जाना, हीट का इन्वॉल्व हो जाना, हीट का प्रोड्यूस हो जाना, ठीक है, रिलीज हो जाना, कुछ भी बोल सकते हो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट का एग्जिट हो जाना। उसको हम लोग, अगर किसी भी रिएक्शन से हीट एग्जिट हो रही है, हीट निकल रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी में इन्वॉल्व हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अब किसी को एब्जॉर्ब कराना पड़ रहा है हीट का, ठीक है, देखो रिलीज तो गलत लिख दिया, ये एब्जॉर्ब अगर हो रही है, किसी में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, इन्वॉल्व हो रही है, इन्वॉल्व यहाँ पे लिखो, ठीक है, गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, इन्वॉल्व यहाँ पे गलत लिख दिया है, रिलीज्ड लिखना चाहिए था, ठीक है। तो अगर किसी में इन्वॉल्व हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इंडो को एंट्री से याद रख सकते हो ना, इंडो को एंट्री से याद रख लो, और थर्मिक को पता ही है हीट, तो हीट का एंटर हो जाना, उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। अब कुछ एग्जांपल देख लो, इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देख लेना अच्छे से। जब मैग्नीशियम रिबन O2 के प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, साथ साथ में बहुत सारी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये एक हीट रिलीज हो रही है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब जब ये जो चूने वाला एग्जांपल मैंने दिया था CaO, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। लिख लेना, मार्जिन में लिख लो, कहीं पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है क्विक लाइम, ठीक है, नाम पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। क्विक लाइम, जब क्विक लाइम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने हमें प्रोडक्ट में दिया लाइम वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। दूसरा नाम होता है स्लेक्ड लाइम, ठीक है, और उसके साथ साथ हीट, ठीक है, हीट देती है, पता है ना। देखो चूना, जब ये चूना जो है क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये CaOH का होल्टोइज एक सॉल्यूशन हमें मिलता है वाइट सा, जो कि पेंट करने के टाइम बेसिकली वो कलरलेस होता है, पता चलेगा अभी आगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। हीट रिलीज होती है बहुत ही अच्छे अमाउंट में। अब CaCO3, ये जो CaCO3 है, ये CaCO3 जब इसको हीट मिलती है तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है, ठीक है। CaCO3 जो है ये CaO और CO2 में टूट जाता है। अब ये CaO कहाँ से बनता है, इसका भी आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखने वाले हैं अभी हम लोग। अब ये देख लो एक एग्जांपल, AlCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये जब सनलाइट के प्रेजेंस में आती है, मतलब हीट मिल रही है, तो ये Al और Cl में टूट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट का इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ पे हीट एब्जर्व हो रही थी, तब हमें प्रोडक्ट मिल रहा था। यहाँ पे हीट एब्जर्व हुई, प्रोडक्ट मिला। यहाँ पे हीट एब्जर्व नहीं, यहाँ पे हीट रिलीज हुई, हम 2 प्रोडक्ट किया हमने, तो हीट रिलीज हुई, ठीक है। तो ये थे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, आओ जंप करते हैं एक अच्छे टॉपिक पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे मजेदार टॉपिक पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है व्हेन 2 or more than 2 reactants combine to form a single product। क्या बोल रहा है, when 2 or more than 2
रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड कंबाइन लिख सकते हो, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए, अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई ए एलिमेंट है वो कंबाइन कर रहा है बी के साथ, दो रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया तो वो प्रोडक्ट हमेशा सी दे रहा है, मतलब सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसको हम लोग इस एग्जांपल से देख सकते हैं। एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है। अभी हमने देखा था Mg प्लस क्या देखा था, नहीं पता? Mg प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा था? Mg प्लस ऑक्सीजन MgO बना रहा था ना। फिर हमने उसके बाद एग्जांपल देखा था, उसके बाद एग्जांपल क्या देखा था? H2 प्लस O2 फॉर्म कर रहा था H2O। और एग्जांपल देखा था क्या? CaO प्लस H2O बना रहा था CaOH का होल टॉइज। ये सारी ये तुम्हारे लोगों का काम है कि सबको बैलेंस में लिखना है। बैलेंसिंग सीख लिया तो ये सबको बैलेंस में लिखने का काम तुम्हारा है, सबको बैलेंस में लिखना है। अगर जो अनबैलेंस्ड हो उसको बैलेंस में लिखने का काम तुम्हारा है। ठीक है, ये देखें। फिर एक और एग्जांपल देख लो, वो एग्जांपल हाँ, CaOH का होल टॉइज जब रिएक्ट किया CO2 के साथ तो फॉर्म क्या किया? CaCO3। अच्छा, ये CaCO3, ये तो वही CaCO3 है जिसको अभी हमने देखा था एंडोथर्मिक रिएक्शन में। क्या देखा था इसमें क्या देखा था कि ये देखो दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं। ये जो CaCO3 है, ये CaCO3 है, ये ब्रेक हो रहा था किस में? ये हो रहा था जब इसको हीट मिल रही थी, जब इसको हीट हम दे रहे थे तो ये किस में ब्रेक हो रहा था? ये हो रहा था CaO प्लस CO2 में। और यहाँ पे क्या ये बन कैसे रहा है? इसका फॉर्मेशन हो रहा है CaOH का होल टॉइज प्लस CO2, तब मिलके ये बन रहा है CO3। अब देखो एक चीज देखना, जब CaOH2O बना, यहाँ पे प्लस में H2O और बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे CaO ने जब रिएक्शन किया H2O के साथ तो CaOH का होल टॉइज बना। मतलब जब हमने चूने को पानी में डाला तो CaOH का एक सॉल्यूशन बन गया। जब उस सॉल्यूशन को हमने पेंट किया और आसपास में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब उसने उसके साथ रिएक्ट किया तो CaOH का होल CaCO3 प्लस H2O के ड्रॉपलेट्स बनती हैं, ये गैस फॉर्म में बनती हैं। ठीक है, इसकी ड्रॉपलेट्स बनती हैं। तो ये CaOH का होल टॉइज प्लस CO2 ऐसे करके पूरा बने। ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बढ़ते हैं किस पे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। और समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट break down into two or more than two product। ठीक है, बाय हीट एनर्जी उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। बाय इलेक्ट्रिसिटी उसको हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। बाय सनलाइट फोटोलिसिस, बाय सनलाइट इसको हम लोग बोल देंगे फोटोलिसिस। ठीक है, 3 टाइप में हमने इसको जान लिया। अब देखो थर्मल डिकम्पोजिशन को जानते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन बोलता है व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट बाय थर्मल एनर्जी, बाय हीट एनर्जी, ये बोलता है थर्मल रिएक्शन। डेफिनेशन लिखना हो वैसे ही लिख लेना। वैसे लिखने की जरूरत क्या है? इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। CaCO3, ये CaCO3 ये क्या है? CaCO3 क्या है? लाइम स्टोन। ये लाइम स्टोन ब्रेक हो जाता है CaO प्लस CO2 में। 1 प्रोडक्ट ब्रेक इनटू 2 प्रोडक्ट। ठीक है, पहला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल FeSO4.7H2O, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे जो वाटर अलग हो जाता है, इसका वाटर का क्या? डिहाइड्रेशन। FeSO4 का डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब वाटर अलग हो जाता है इससे। तो FeSO4 प्लस 7H2O,
इसको ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, इसमें क्या ये जो होता है, ये फेरस जो ये जो FeSO4 है, FeSO4 7H2O, ये क्या है, पेल ग्रीन कलर का होता है। और यहाँ पे ये हमें क्या वाइट इस कलर का मिलता है, वाइट कलर का मिलता है, ठीक है। ये पेल ग्रीन कलर का होता है, वाइट कलर मिलता है, ठीक है। 3। अब ये जो FeSO4 है, FeSO4 टूटता है किसमें, जब इसको हम लोग हीट देते हैं, सब में हीट देना है, ठीक है, हीट हीट हीट, सब में हीट देना है। तो ये टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये देखो, इससे तो 100% क्वेश्चन आता ही है, पता ही होगा। यहाँ पे भी पेल ग्रीन टाइप वाइटिस कलर भी लिख सकते हो, पेल ग्रीन टाइप भी लिख सकते हो, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन होने के बाद वाइटिस कलर आ जाता है, हल्का पेल ग्रीन ही लिखता है वैसे NCERT के अकॉर्डिंग वाइट कलर, ठीक है। तो ये जो वाइट कलर, यहाँ से वाइट कलर से बनता है ये रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर ये क्या है, रेडिश ब्राउन कलर की है Fe2O3। और ये जो SO2 है और SO3, अब यहाँ पे SO2 का एक काम है, SO2 का ये एक काम है कि ये सल्फर की जो स्मेल देता है, यही ये SO2 से ही आती है। मैस्टिक वाली स्मेल जो आती है वो SO2 से ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे SO2 और SO3 एज अ प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये थे। फिर एक और आती है जो कि और इम्पोर्टेंट है, PbNO3 का वोल्टेज। ये क्या बताती है, इसको जब हीट दो, क्या दो, इसको हीट दो, इसको हीट दो तो ये PbONO2 और O2 में ब्रेक हो जाती है। जब इसको हीट दो, PbNO3 वोल्टेज को हीट करते हैं तो ये PbONO2 और O2 में। अब यहाँ पे PbO जो ये होता है ये वाइट कलर का होता है, और यहाँ पे ये मिलता है हमें येलो इस कलर का, ये हमें येलो कलर का मिलता है। देखो चेंज इन कलर दिख रहा है हर जगह। ये हमें NO2 जो है, ये NO2 मिलती है ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। और जो ये O2 है, O2 तो O2 है, ठीक है। तो PbNO3 वोल्टेज, PbO ये येलो कलर का मिलता है, NO2 ब्राउन फ्यूम्स मिलती हैं और O2 मिलता है, ठीक है। तो ये चारों की चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे और इससे तो ज़्यादातर हर साल क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ये रिएक्शन ही डायरेक्ट पकड़ा दे और कुछ नहीं। या तो ये पूछ लेगा कि इसमें सल्फर की स्मेल कौन दे रहा है, SO2 दे रहा है, SO3। इसको मैस्टिक भी बोल सकते हैं, मैस्टिक स्मेल, मैस्टिक टाइप स्मेल नहीं होती, स्टिक्स, ठीक है, मैस्टिक स्मेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मेल देता है SO2 और कुछ नहीं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस पे जम करते हैं, इसको नोट करना, नोट कर लो और इनको और जल्दी से देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, बस वही बात कि इलेक्ट्रिसिटी से जब एक सिंगल रिएक्टेंट्स को ब्रेक किया जा रहा है, किसमें, दो अलग प्रोडक्ट में। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखो इसमें बेसिकली क्या हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि जब H2, ये जो H2O है, जब इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, क्या दिया, जब हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया तो ये पता किस किस में, ये H2 और O2 में टूट जाता है। ये तो अभी तक हम लोग देखते ही हुए हैं, पता ही है कि H2 और O2 में टूट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर कहाँ से बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो ये पॉप साउंड। अगर यहाँ पे हम लोग इस इलेक्ट्रोलिसिस के पास में अगर एक कैंडल को ले जाते हैं तो पता क्या होता है, एक कैंडल एकदम जलती है, मतलब कि एकदम पॉप सा साउंड आता है, एकदम हल्का सा ब्लास्ट ऐसा होता है और पॉप सा साउंड आता है और तुरंत ही कैंडल बुझ जाती है। मतलब ये जो पॉप सा साउंड आ रहा है, मतलब वहाँ पे हम लोग फायर को टच कर रहे हैं जाके, तो जो पॉप सा साउंड आ रहा है वो आ रहा है ड्यू टू वो H2 गैस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे H2 गैस रिलीज हो रही है। जहाँ पे H2 गैस रिलीज होगी वहाँ पे पॉप सा साउंड आता है, पॉप साउंड आता है, पॉप साउंड, ठीक है, इसकी वजह से आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि H2 जो है वो कहाँ पे हो जाएगा और O2 कहाँ पे जाएगा। अब देखो पहले बना लेते हैं, ये कैथोड एनोड वगैरह जानते होगे। ये देखो ये है कैथोड, तो ये है निगेटिव, ये है एनोड, तो ये है पॉजिटिव। एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। अब ये जब टूटता है तो ये टूटता है H2 एज अ कैट आयन, H2 एज अ कैट आयन में टूटता है, और ये टूटता है O2 एज अ एन आयन। ये कैटायन में टूटता है, ये एनायन में टूटता है। तो पूछा जाता है जो H2 जो है, ये H2 कहाँ पे जाएगा, ये H2 जब कैटायन है तो ये कैटायन है तो किस पे जाएगा, कैटायन पॉजिटिव होता है।
कैटायन पॉजिटिव होता है, ये क्या है, ये कैथोड है, ये क्या है, ये एनोड है। तो ये जो H2 है, ये H2 जाएगा हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाता है, तो ये पॉजिटिव है निगेटिव तरफ जाएगा, निगेटिव कौन है, एनोड है, तो ये हमेशा एनोड की तरफ जाएगा, ये हमेशा कैथोड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा H2 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा O2। ठीक है, ये पहली बात। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल होता है NaCl। इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव में टूट गया। Na पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास जाएगा, यानी ये कैथोड के पास जाएगा, ये एनोड के पास जाएगा। बस इतनी बात याद रखो। तो इलेक्ट्रोलिसिस भी देख लिया, इतना इंपॉर्टेंट था। अब फोटोलिसिस पे आ जाते हैं। देखो फोटोलिसिस पे आ जाओ। फोटोलिसिस में क्या है, वही बात है कि सनलाइट की मदद से अगर एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक हो रहा है अलग अलग प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, जब AlCl है, जो ये AlCl सनलाइट की प्रेजेंस में आता है, इसे सनलाइट मिलती है, तो ये पता सनलाइट जैसे ही इसे मिलती है तो ये पता किसमें, Al और Cl में टूट जाता है। Al जो कि सॉलिड होता है, Cl जो कि गैस बन के उड़ जाती है। AlCl किस में टूट जाता है, Al और Cl में टूट जाता है। ऐसे ही Al Br Al और Br में टूट जाता है। ठीक है, ये इसमें टूट जाता है, ये भी एग्जांपल है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये यूज कहाँ होती है, ये यूज होती है ब्लैक वाइट फोटोग्राफी। बस इतना इंपॉर्टेंट था इसमें, बस इतना ही था। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस, ये पूरा था। अब इसके बाद जंप करते हैं अपनी अगली किस पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। आओ चलते हैं। नाउ अब सीखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को अपने कंपाउंड से, मतलब एक मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कहाँ से पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है PSC MA JIT ZIT LHC MSG, मतलब PSC MA JIT LSC MSG। ये ट्रिक है और कुछ नहीं, याद करने की ट्रिक है। मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये है पोटेशियम, ये है सोडियम, ये है कैल्शियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्युमिनियम, ये है जिंक, ये है आयरन, ये है टिन, ये SN, ये है लेड, ये है हाइड्रोजन, ये है C कार्बन, ये है वो मैग्नीज, ये है सिल्वर, ये है गोल्ड को इसको Ag से और इसको Au से, गोल्ड को Au से। तो ये पूरी क्या है, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या बता रही है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। अब यहाँ पे देखो Fe जो है वो Fe का जो रिएक्शन हुई CuSO4 के साथ हुई। अब यहाँ पे जो Cu है, CuSO4, Cu जो है यहाँ पे और Fe, इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव, इसमें देखो, इसमें Fe ज्यादा रिएक्टिव है। देखो Cu नीचे आ रहा है, ये कॉपर नीचे, देखो Cu कॉपर ये नीचे आ रहा है और Fe ऊपर आ रहा है, Fe ऊपर आ रहा है, समझ रहे हो। तो कॉपर नीचे आ रहा है, Fe ऊपर आ रहा है, यानी Fe जो है, जो फेरस है, वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से। जब ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है फेरस, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा FeSO4 बन जाएगा। जो फेरस का रिएक्शन हो जाएगा SO4 के साथ और वो बनाएगा Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो CuSO4 होता है ये ब्लू कलर का होता है और FeSO4 जो हमें मिलता है वो लाइट ग्रीन कलर का मिलता है, और ये जो Cu है ये डार्क
मतलब डार्क क्या, ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ये ब्राउन कलर का मिलता है, हमें इतनी चीज़ें मिलती हैं। दूसरा एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, Pb प्लस CuCl, ये बनाता है PbCl2 प्लस कॉपर। Pb यहाँ पे जो CuCl, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब ये वाला देखो, Pb प्लस CuCl, ये बना रहा है PbCl2 प्लस कॉपर। मतलब ये यहाँ पे जो होता है, ये इसने क्या किया, यहाँ पे जो लेड है, लेड ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से, लेड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, कॉपर की जगह ले लेगी, PbCl2 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि Pb जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगी, PbCl2 बना लेगी और ये वाइट कलर का बनाती है, और Cu का कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो Pb प्लस CuCl बनाएगी PbCl2 प्लस कॉपर। ये था हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज़्यादा जानो भी मत। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बताती है, डबल इसमें देखो, इसमें ये जरूर याद होना चाहिए, ये याद करने की ट्रिक क्या, PSC MA JIT ZIT ZIT LHC MSG, ये ट्रिक है। और सिंबल तो पता ही होंगे, लिख लेना उसके हिसाब से। नई सिंबल पता है, फिर एक बार बता रहा हूँ, क्या, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वाली वीडियो देख लो जाके, वहां पे सिंबल के बारे में भी बताया गया है। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस इन द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, रिएक्शन क्या है कि एक मॉलिक्यूल है, उसमें जो आयन है, एक रिएक्शन में जो उसके आयन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को, और बना ले रहे हैं फर्दर रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन करके। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो Na2 है ये पॉजिटिव है, SO4 ये निगेटिव है। इसने क्या किया, पॉजिटिव निगेटिव, ये आयन है पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव। अब ये BaCl2, ये क्या है, ये क्या है पॉजिटिव, Cl2 क्या है निगेटिव। अब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे, BaSO4 बना लेते हैं, BaSO4 बना लेंगे, और ये क्या Na और Cl, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, NaCl बना लेगा, ऐसे करके। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये होते हैं कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं, नो कलर, इसका भी नो कलर, सॉरी इसका भी नो कलर, कलरलेस लिख लेना, कलरलेस। ये और बनाता क्या है, ये व्हाइट कलर का PPT बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, जो कि NaCl सॉल्यूशन में मिलता है, ठीक है। NaCl सॉल्यूशन में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस जब रिएक्शन करता है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ, तो ये पता क्या करता है, ये देखो पॉजिटिव निगेटिव, तोड़ लो, पॉजिटिव निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव है, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, इस निगेटिव के साथ, ये वाला पॉजिटिव इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो Pb के साथ रिएक्शन कर लेगा, PbI2 बना लेगा। जब ये Pb जो लेड है, लेड आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, लेड आयोडाइड बना देगा। और ये जो ये क्या है, क्या किसका साइन होता है, ये जो अरे यार ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ये NO3 होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन कर लेगा और बना देगा KNO3, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, और बनता है हमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट के साइन भी लगे। इतना था ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में, ये इंपॉर्टेंट था। देखो चैप्टर में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो उस पर ध्यान ज़्यादा देना, और इस पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट पे भी, सिंगल डिस्प्लेस, सब पे ध्यान देना। वैसे पढ़ना है, क्योंकि ओनली एग्जाम नहीं क्रैक करना है, आगे भी देखते हुए चलना है, 11th 12th वगैरह। अब आर्ट्स वालों का कुछ मतलब साइंस के लिए मैं नहीं कह सकता, बट जो आगे फर्दर साइंस साइड से जाने वाले हैं उनके लिए तो है ही, तो उसी के हिसाब से करते हुए चलना है। अब देखते हैं अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। आओ चल दो मूव करते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। लास्ट स्लाइड है, इसके बाद पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन अगर किसी भी रिएक्शन में गेन इन ऑक्सीजन है, अगर किसी भी रिएक्शन में गेन इन ऑक्सीजन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तब भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। अगर किसी में गेन इन हाइड्रोजन है तो कहेंगे रिडक्शन हो गया, और अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो कहेंगे क्या, रिडक्शन हो गया, ठीक है। सेम बात है। अब रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता क्या है, एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ कि एक ही एग्जांपल लेना चाहता हूँ, CuO प्लस H2 जो है, इसको जब हमने हीट किया
तो हमें क्या मिल रहा है, Cu मिलता है, H2O मिलता है, ये बात हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये इक्वेशन, ये क्या है, एक एग्जांपल है, यहाँ पे जब CuO है, जब इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की तो हमें Cu प्लस H2O मिल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है किसका, यहाँ पे Cu का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और एक बात, जिसका रिडक्शन होता है वही कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे Cu ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CuO का रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे थी, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब H2 का क्या हुआ, H2 का हो गया ऑक्सीडेशन, कि यहाँ पे H2 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गई, ऐड हो गई, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस करा रहा है उसको बोलना है रिड्यूसिंग एजेंट। जिसके पास आ रहा है मतलब जो रिड्यूस करवा रहा है, इससे छीन रहा है, मान लो इससे ऑक्सीजन छीन रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और इससे ये क्या कर रहा है, ये अपनी ऑक्सीजन को दे रहा है, ये ऑक्सीजन को दे रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। बस इतना बताना था। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, कि रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ हैपेंस टुगेदर इन अ रिएक्शन। एक रिएक्शन में दोनों जब साथ में होने लगे, एक रिएक्शन में जब दोनों साथ में हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन है, कि जब दोनों साथ में। अब इसका एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के लास्ट में है, तो ये एग्जाम्पल देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख लेते हैं। कि यहाँ पे जो MnO2 है प्लस 4HCl, ये हमें दे रहे हैं MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है, ये दे रहा है हमें हिसाब किताब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे Mn के पास, MnO2 के पास, यहाँ पे Mn के पास ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन चली गई, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, एजेंट वगैरह लिख लेना। अब यहाँ पे HCl के पास, HCl के पास क्या थी, अब यहाँ पे HCl के पास क्या थी, यहाँ पे HCl के पास, यहाँ पे HCl, यहाँ पे Cl बोल सकते हैं, Cl के पास क्या थी, यहाँ पे Cl के पास H था, हाइड्रोजन था, बट यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं एक एग्जांपल। वैसे ये एग्जांपल बेस्ट है, ये एग्जांपल बेस्ट है कि CuO प्लस H2 को जो हमने हीट किया था Cu प्लस H2O बना, जिसमें Cu का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया। बस इसी को हम लोग बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो बस इसी को बोलना है रिडॉक्स रिएक्शन। अब कोरोजन और रेंसिडिटी क्या है, तो कोरोजन और रेंसिडिटी को भी जानते हैं। कोरोजन क्या है, जब भी किसी एक मेटल क्लोराइड तब होता है, खराब कब होता है, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। देखो अगर कोई भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है बेसिकली। देखो ये कोरोजन का एक टाइप रस्टिंग भी है, रस्टिंग, ठीक है। तो रस्टिंग क्या हो रही है, अब रस्टिंग कैसे हो रही है कि जब Fe है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके क्या बना, Fe मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके जो बेसिकली वो ब्राउनिश काई होती है, उसको काई बोलते हैं हिंदी में, और कुछ नहीं। तो वो रस्टिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं। कोरोजन क्या है, एक कोरोजन एक ऐसी चीज़ है जिससे वो मेटल्स होते हैं क्लोराइड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है। देखो इसमें मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, इसलिए नहीं डिटेल में जाना चाहता, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, और इसमें पढ़ने में भी कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, बेसिक क्लास में पढ़ चुके हो। रेंसिडिटी में क्या होता है, रेंसिडिटी में कुछ नहीं, जब खाना जो होता है वो महकने लगता है, ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है, उसका रीज़न होता है क्योंकि वो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में होता है, जिससे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लगता है। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि वो नाइट्रोजन गैस पैकेट्स में इसलिए आई जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस है वो रिएक्शन नहीं करने देती मॉइस्चर के साथ, नाइट्रोजन गैस रिएक्शन मॉइस्चर के साथ नहीं करने देती है, जिसकी वजह से जो चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं ये चिप्स इसमें सीमते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं। बस रेंसिडिटी
ये एक प्रोसेस है, ठीक है। रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों फिनिश छोटे छोटे से थे और कुछ नहीं, इसमें जानना ही नहीं था कुछ, बेसिकली इसमें कुछ जानना ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से हमने पूरा अपना चैप्टर देखा है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने उसमें बता दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, एक क्वेश्चन का सेशन अलग से लेके आएंगे। इस चैप्टर को इतना ही रखते हैं। अगर बताना कोरोजन और रेंसिडिटी के लिए अलग डिटेल में चाहिए हो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर डिटेल में चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 10 से 15 मिनट की, जिसमें इसके बारे में भी सब कुछ बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और बस इतना ही हमारा चैप्टर था आज के लिए, इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वन शॉट में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।